नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। साइप्रस डिस्प्यूट को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ये साइप्रस न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली हमारे जयशंकर साहब ग्रीस गए थे और वहाँ पे उन्होंने साइप्रस के मुद्दे को उठाया। मोस्ट प्रॉब्ली जो टर्की हमारे खिलाफ बोलता है कश्मीर में, उसके रिस्पेक्ट में। इस इंटरनेशनल अफेयर्स वाला जो एंगल है, हमारे भारत देश को इस साइप्रस वाले इशू में इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है, टर्की को स्ट्रैटेजिकली पुश बैक करने की क्या ज़रूरत है, ये बहुत डिटेल में मैं 27 जून 2021 के डेली करंट अफेयर्स में बता चुका हूँ। इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरा केवल एक ऑब्जेक्टिव है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से टर्की ने साइप्रस के, खासकर नॉर्दर्न साइप्रस के इस बड़े से हिस्से के ऊपर कब्जा किया। अगर आप देखो इस नक्शे को साइप्रस के, तो जो लाल रंग का ऊपर वाला पोर्शन नजर आ रहा है ना आपको, ये पूरा का पूरा टर्की के कब्जे में है और 1974 के लगभग से टर्की के कब्जे में है, जब टर्की ने इस साइप्रस के ऊपर अटैक कर दिया था। अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे टर्की को अटैक करना पड़ गया, इसके लिए पूरी ब्रीफ हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो ब्रीफ हिस्ट्री है ना, ये शुरू होगी 1878 से। कुछ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन अगर आप देखो तो जो साइप्रस है, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरियन सी। इससे बड़े आइलैंड सिसिली और सार्डिनिया के हैं। सिसिली और सार्डिनिया कौन सी कंट्री के अंदर आते हैं, इनके ऊपर किस कंट्री की सोवरेन गवर्नमेंट है, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। टर्की से लगभग 40 मील साउथ में है आपका ये साइप्रस, और ग्रीस से 500 मील ईस्ट में है। और मैं आपको बता दूं, जो सिप्रियोट्स हैं, मतलब साइप्रस में रहने वाले लोगों को सिप्रियोट्स कहते जाता है। जैसे इंडिया में रहने वालों को इंडियंस कहा जाता है, पाकिस्तान वालों को पाकिस्तानी कहा जाता है, उस तरीके से साइप्रस में रहने वालों को सिप्रियोट्स कहा जाता है। अब यहाँ पे दो प्रकार के सिप्रियोट्स हैं, एक टर्किश सिप्रियोट्स हैं और एक ग्रीक सिप्रियोट्स हैं। तो दो प्रकार के यहाँ पे सिप्रियोट्स आपको नजर आएंगे। ओवरऑल ये आपको नक्शा नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ दिख रहा है टर्की, ये रहा आपका साइप्रस, ईस्टर्न मेडिटेरियन में है ये आपको मेडिटेरियन सी ही दिख रहा है। और इस तरफ आपको और भी बहुत सी कंट्रीज दिख रही हैं, सीरिया, लेबनन, ठीक है। ये जो इजराइल है, ये इलाका काफी न्यूज में रहा है। लेबनन में बम धमाका हुआ था, सीरिया तो है, रहता ही है न्यूज में। साउथ में और चले जाएंगे तो आपको इजिप्ट दिख जाएगा और ग्रीस यहाँ कहीं है। तो यहाँ से 500 मील दूर है सिप्रस। तो सिप्रस अगर आप देखो तो टर्की के बहुत पास है। अब देखते हैं कि सिप्रस के ऊपर किस समय पे किसका किसका क्या कंट्रोल रहा है। अगर आप देखोगे तो 1878 में रशो तुर्किश वॉर हुआ और इस रशो तुर्किश वॉर में टर्की हार गया, ओटोमन अंपायर हार गया, और उस समय पे ओटोमन अंपायर के कब्जे में था ये सिप्रस। तो सिप्रस कन्वेंशन साइन हुआ और उसके हिसाब से ये बोला गया कि ब्रिटिश अंपायर का कब्जा होगा इस सिप्रस नाम के आइलैंड के ऊपर। लेकिन ब्रिटिश अंपायर ने सीधे सीधे इसको एनेक्स नहीं किया, ओटोमन अंपायर ही राज कर रहा था ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश अंपायर। बट 1878 में ये बात क्लियर हो गई थी, 1878 में, कि अल्टीमेट रूलर कौन है सिप्रस का, तो ब्रिटिश अंपायर है। क्यों? क्योंकि रशो तुर्किश वॉर में ओटोमन अंपायर हार गया था। और आप देखोगे कि इस सिप्रस नाम के आइलैंड के ऊपर क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स दोनों रहते हैं। ओटोमन अंपायर का जब राज आया था ना सिप्रस के ऊपर, तो बहुत सारे टर्किश मुस्लिम्स भी यहाँ पे जाके रहने लगे थे। तो क्रिश्चियंस भी यहाँ पे पाए जाते हैं और मुस्लिम्स भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्रिश्चियंस को सिप्रियट बोला जाता था पहले, मुस्लिम्स को टर्किश बोला जाता था। बाद में ये जो टर्किश है, इन्होंने बोला कि भाई हम भी तो यही साइप्रस के रहने वाले हैं। तो ये हो गया कि भाई ग्रीक सिप्रियट्स हो गए और टर्किश सिप्रियट्स हो गए। अब तो ग्रीक और टर्किश सिप्रियट्स, जो नॉर्दर्न वाला इलाका है जहाँ पे टर्की कब्जा है, वहाँ टर्किश सिप्रियट्स, साउदर्न वाले इलाके में ग्रीक सिप्रियट्स। तो चलिए 1878 में क्या हुआ मैंने आपको बताया। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया। जब 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ा तो ओटोमन अंपायर एक तरफ था, ब्रिटिश अंपायर दूसरी तरफ था। ब्रिटिश अंपायर को आया गुस्सा, ब्रिटिश अंपायर को लगा कि यार ये ओटोमन हमारे अगेंस्ट लड़ रहा है। तो सबसे पहले ब्रिटिश अंपायर ने कब्जा किया साइप्रस के ऊपर। चूंकि 1878 से ही, वैसे टेक्निकली देखा जाए तो साइप्रस के ऊपर ब्रिटिशर्स का ही कब्जा था, हालांकि उनके बिहाफ पे रूल कौन कर रहा था, ओटोमन अंपायर। ब्रिटिशर्स ने बोला बहुत हुआ, पूरा का पूरा साइप्रस ब्रिटिशर्स ने अपने पास एनेक्स कर लिया और ये ब्रिटिश कॉलोनी बन गया 1925 में, ठीक है। अब आप देखोगे 1925 से लेके 1959-1960 तक, यानी फ्रॉम 1925 टू 1960 ब्रिटेन का राज रहेगा साइप्रस के ऊपर। और साइप्रस के लोगों को ब्रिटेन का राज पसंद नहीं आएगा। यहाँ पे एक प्रॉपर मूवमेंट शुरू हो जाएगा साइप्रस के अंदर इस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट। और इस मूवमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन होगा, EOKA ऑर्गेनाइजेशन। इस EOKA ऑर्गेनाइजेशन का जो फुल फॉर्म था, बड़ा अजीब सा ही है, आप कह सकते हो एथनिकी ऑर्गेनोसिस, ग्रीक में है ये। अगर आप इंग्लिश में देखोगे तो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेपरेट फाइटर्स है। ये एक पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आपकी साइप्रस में बनी थी ब्रिटिश राज को अपोज करने के लिए। फाइनली आप देखोगे कि साइप्रस को आज़ादी मिल जाएगी 1960 में और ये बन जाएगा रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। और इस समय पे जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, ये पूरी एक कंट्री होगा। अब तक टर्की यहाँ पे पिक्चर में नहीं आया है। तो साइप्रस को फाइनली इंडिपेंडेंस मिल जाएगी ब्रिटेन से 1960 में। और आर्च बिशप मकारियोस पहले
प्रेसिडेंट बनेंगे। अब 1960 का जो साइप्रस का संविधान बना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स इसमें आई। टर्किश माइनॉरिटी को कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर दी गई, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत सारे हुए, उनको अनजस्ट सेटलमेंट की कैटेगरी में देखा गया। तो अब मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन वाला मुद्दा यहाँ पे उठने लगेगा। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को एनिमोसिटी के साथ देखने लगेंगे, गुस्से के साथ देखने लगेंगे। यहाँ पे जो टर्किश आबादी है, इसमें बहुत सी आबादी टर्किश मेनलैंड के साथ कांटेक्ट में रहेगी और उसका हिस्सा बनने की कोशिश करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, अभी साइप्रस के अंदर जो मैक्सिमम आबादी है वो क्रिश्चियंस की है, तो मुस्लिम्स अपने आप को यहाँ पे सेग्रीगेटेड फील कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे 1974 में कुछ एक्टिविटीज होनी शुरू हुई। 1974 में एक खबर आई। खबर क्या थी? जो ग्रीस की मिलिट्री जनता थी ना, उसने कूप कर दिया था साइप्रस में। साइप्रस में प्रेसिडेंट कौन था? आर्च बिशप मकारियस III, ठीक है ना। तो आर्च बिशप मकारियस III को उनकी गद्दी से उतार दिया गया और जो ग्रीस की मिलिट्री जनता थी उसने अपने कैंडिडेट निकोस सैमसन को गद्दी पर बैठा दिया। और ये सब कब हुआ था? ये सब लगभग हुआ 15 जुलाई को। अब जैसे ही 15 जुलाई को ये हुआ, टर्की का दिमाग खराब हो गया। टर्की को लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो गई। तो 15 जुलाई 1974 को सिप्रियट कूप डी अटैक हुआ और टर्की बेस्ड गवर्नमेंट वहां पे पावर में आती है। और 20 जुलाई 1974 को ग्रीस बेस्ड गवर्नमेंट वहां पे पावर में आई। तो जो मकारियोस III थे, जो आर्च बिशप प्रेसिडेंट थे सिप्रस के, उनको उखाड़ फेंका गया उनकी गद्दी से। और जो ग्रीस बेस्ड मिलिट्री जनता थी उसने कूप यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया। ग्रीस का यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट था? तो ये जो क्रिश्चियंस थे आपके साइप्रस आइलैंड पे, इनकी एथनिसिटी ग्रीक थी। एक्चुअली में ग्रीक एथनिसिटी के थे। तो इनको लगा, ग्रीस को लगा कि एक काम करो, कूप डिटैच करो, इस साइप्रस नाम के आइलैंड पे ग्रीक पर्सन को लेके और बाद में इसको अपने देश के साथ मिला लेंगे। ग्रीस का बहुत पहले से मन था कि जो साइप्रस है वो उनके पास आ जाए, और उन्होंने कूप डिटैच कर दिया 15 जुलाई को। तो टर्की शांत तो बैठने वाला था नहीं। 15 जुलाई 1974 को कूप डिटैच हुआ और 20 जुलाई 1974 को टर्की ने अटैक कर दिया। और टर्की ने जब अटैक किया तो क्या बोला गया? ऑपरेशन अतीला। टर्की ने बोला कि तुम अकेले कूप डिटैच नहीं कर सकते हो, हम भी कर सकते हैं। यहाँ पे काफी लड़ाई हुई और फाइनली आप देखोगे कि टर्की यहाँ पे जीता। जुलाई 1974 में पहली लड़ाई में टर्की ने 3% आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया, नॉर्दर्न वाले। और जस्ट एक महीने बाद अगस्त 1974 आते आते टर्की ने 36% ऑफ द आइलैंड पे कब्जा कर लिया। और अगस्त 1974 में ही यूनाइटेड नेशंस ने इंटरवीन किया और एक बफर जोन बना दिया गया साइप्रस में। अभी के लिए अगर आप साइप्रस का नक्शा देखोगे तो ये जो पर्टिकुलर आपको ब्लू रंग का वो स्ट्रिप नजर आ रही है ना, ये बेसिकली यूएन बफर जोन है। तो इसके नॉर्थ में चले जाइए तो आपको टर्किश रिपब्लिक दिखेगा, इसके साउथ में चले जाइए तो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस दिखेगा। और ये जो पिंक पिंक कलर का आपको दिख रहा है, ये यूनाइटेड किंगडम सोवरेन बेस है। यूनाइटेड किंगडम यहाँ कहां से आया? तो भाई साइप्रस के ऊपर कब्जा किसका था? पहले ब्रिटेन का ही तो कब्जा था, तो थोड़ा बहुत इनका बफर जोन एरिया है। तो 1974 अगस्त तक टर्की ने 36% ऑफ द साइप्रस आइलैंड को कब्जा कर लिया। और ये पूरा का पूरा यहाँ पे आपको इधर नजर आ रहा है। और तब से आप देखोगे तो टर्की का ही कब्जा है। अब जब ये कब्जा हुआ उसके बाद चीजें काफी प्रॉब्लमेटिक होने लगी। जो नॉर्दर्न साइप्रस था यहाँ पे बहुत सारे ग्रीक्स थे, और जो साउदर्न साइप्रस था यहाँ पे बहुत सारे टर्किश मुस्लिम्स थे। तो अब धीरे धीरे करके नॉर्दर्न साइप्रस ने जो भी ग्रीक्स थे उनको साउथ में भेजना शुरू किया, और जो साउदर्न साइप्रस में जो टर्किश थे उनको नॉर्थ में भेजना शुरू किया। तो वही उनके जमीनें हड़प ली गई। इस प्रकार के बहुत सारे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस भी यहाँ पे हुए। तो भाई बिल्कुल धर्म के आधार पर यहाँ चीजें होने लगी। जो टर्किश मुस्लिम्स थे वो नॉर्थ में रहे और ग्रीक्स को साउथ में भेज दिया गया। सिमिलरली साउथ में साइप्रस में जो टर्किश मुस्लिम्स थे उनको नॉर्थ में भेज दिया गया, और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे केवल ग्रीक क्रिश्चियंस बचे। अब आज की डेट में कंडीशंस कुछ ऐसी हो गई हैं कि नॉर्दर्न साइप्रस के ऊपर कब्जा टर्की का। 1983 में ये जो टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस है, जो कि यहाँ पे है ऊपर वाला, इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। बोला कि हम एक अलग है, कंट्री है। अब जब इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया तो इस इंडिपेंडेंस को केवल टर्की रिकॉग्नाइज करता है और कोई भी इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और ये जो बाकी का साइप्रस का इलाका बचता है ना, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। बट ये जो नॉर्दर्न साइप्रस है, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो ये पूरी की पूरी कहानी है आपकी साइप्रस आइलैंड की, किस प्रकार से टर्की ने साइप्रस के आइलैंड के ऊपर कब्जा किया। और ये जो सिचुएशन है, देखिए सिचुएशन बनने वाली है, जो कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी में ये जो साइप्रस की नॉर्दर्न साइप्रस वाली जो टेरिटरी है, ये रेसेप तैयब अर्दोगन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
चूंकि ओटोमन अंपायर के राजा की तरह दिखाना चाहते हैं अर्दोगन अपने आप को, तो एक समय पे साइप्रस कहीं ना कहीं ओटोमन अंपायर के अंदर ही था, तो ये नॉर्दर्न साइप्रस वाली टेरिटरी उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो वो तो इसको छोड़ने वाले हैं नहीं। तो एक ऐसा इशू है जो फंसा गया है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं टर्की को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है अटैक करने के लिए। तो इंडिया इस पर्टिकुलर इशू को उठा के कश्मीर के मुद्दे पे जो टर्की हमको अपोज करता है, हम साइप्रस के मुद्दे पर टर्की को अपोज कर रहे हैं। तो दिस इज अ फॉरेन पॉलिसी, आप कह सकते हो टिट फॉर टैट रिएक्शन फ्रॉम इंडिया। मेरा ऑब्जेक्टिव आपको ये था कि कैसे टर्की ने साइप्रस के ऊपर अटैक किया और उसको कब्जाया, क्या क्या हुआ उसके बारे में मैंने बहुत बेसिक इन्फो आपको यहाँ पे दे दी है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।